पता होना चाहिए। देखिए डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। देखिए इकोनॉमी में डिमांड इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। जो डिमांड है बेसिकली, अगर लोग कुछ चीज़ खरीदेंगे नहीं, कुछ चीज़ डिमांड ही नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी में कभी भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। कोई चीज़ कोई कंपनी प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, और जब कोई कंपनी प्रोड्यूस ही नहीं करेगी बेसिकली, फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली हमारे कंट्री की जो जीडीपी है आपकी नीचे देखने को मिलेगी। सो ये एक रीजंस है वाई डिमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी। ओके, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको मैं सीधा इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन में आपका क्या है, सबसे पहले इसमें ये है लिखा है कि किसी भी गुड का प्राइस होता ही क्यों है। बेसिकली इसमें फंडामेंटल क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि व्हाई अ गुड कमांड एनी प्राइसेस, ठीक है। अब देखिए कई गुड्स एक्सपेंसिव होते हैं, कई गुड्स बहुत चीप होते हैं, लेकिन आखिरकार इन गुड का प्राइसेस होता ही क्यों है। देखिए इसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि वो रेयर है। ओके, क्योंकि वो रेयर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, लाइक गुड्स लाइक एयर विच आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर नोन एज फ्री गुड्स, सो दे डू नॉट हैव द प्राइस। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एक डायमंड है और वाटर है। अगर आपके पास डायमंड नहीं भी है तो आपकी लाइफ चल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास अब वाटर नहीं है तो डेफिनेटली आप मर जाएंगे, है ना। कुछ डे आफ्टर फ्यू यू विल डेफिनेटली गोइंग टू डाई। बट स्टिल डायमंड की जो प्राइसेस है वो ज़्यादा है, और इसके प्राइसेस क्यों वाटर के बहुत कम है, वाई, बिकॉज डायमंड इज़ वेरी रेयर इन रिस्पेक्ट टू द वाटर, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली क्या होता है, गुड्स के जो प्राइस जो जितने रेयर होते हैं उनका प्राइस जो है हाइयर होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया। बट इन द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, देखिए एक तो रीजन है कि वो रेयर है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो प्राइस सेट होता है वो अकॉर्डिंग टू सेट होता है आपकी डिमांड की वजह से, अकॉर्डिंग टू द सप्लाई की वजह से, ठीक है। दो फोर्सेस इकोनॉमी में काम करती हैं, एक डिमांड फोर्स और एक सप्लाई फोर्स, जिसकी वजह से आपको एक इक्विलिब्रियम प्राइस देखने को मिलता है, या एक प्राइस स्टेबल हो जाता है मार्केट में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज डिमांड, डिमांड होती क्या है। देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको 2 मार्क्स के लिए इसकी डेफिनेशन आ सकती है। सो प्लीज़, और इसकी डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल है, इसे अपने मन से ना बनाइएगा, कोशिश करिएगा एज इट इज लिखने की, बिकॉज इसमें जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल है, एंड ऑल आर वेरी यूजफुल। तो सबसे पहले है डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट द वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली डिमांड होती क्या है, डिमांड क्या है, वो कॉमोडिटी है या क्वांटिटीज ऑफ द कॉमोडिटी है जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, ठीक है, और वो खरीद सकता है, ही इज एबल, ठीक है, उसके पास उतना पैसा है, एट द वेरियस पॉसिबल प्राइसेस एट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपको देखना मिलता है कि डिमांड होता क्या है, ठीक है। चलिए, ओके, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं डायरेक्ट आपका आऊँगा, दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड नाम से पता लगता है कि किसी एक सिंगल कंज्यूमर की जब हम डिमांड को पढ़ते हैं, सो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। एंड मार्केट डिमांड की जब सारे इंडिविजुअल्स की बेसिकली हम डिमांड को पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं पूरे मार्केट में, उन सब की डिमांड को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड। देखिए आपको एक ट्रिक से मैं समझाता हूँ उसकी डेफिनेशन याद रखने के लिए। कई बार 2 मार्क्स में इसमें डिफरेंस भी पूछ लेता है, और 2 मार्क्स के लिए आपकी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट आर ऑल इंडिविजुअल, सॉरी दैट एन इंडिविजुअल, आप एन लगाएंगे, दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिविजुअल डिमांड होती क्या है, जो एक सिंगल एन इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल की बेसिकली जो उसकी डिमांड है, जो वो खरीदना चाहता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, ठीक है, एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं, हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया हाउस होल्ड डिमांड, मैंने क्या बोला, हाउस होल्ड क्या होता है, एक सिंगल डिमांड जैसे बोला जाएगा, या सिंगल पर्सन की, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्या है आपकी मार्केट डिमांड, क्या होता है, सम टोटल ऑफ डिमांड, बेसिकली जितने सारे हाउस होल्ड्स जो डिमांड करते हैं, अगर उन सबको ऐड कर दिया जाए तो आपकी क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड बन जाती है। देखिए इसको रटने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप क्या करिए, इस डेफिनेशन को याद रखिए, ठीक है। एन इंडिविजुअल की जगह पे यहाँ पे ऑल इंडिविजुअल लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ऑल इंडिविजुअल्स वर्ड ऐड कर देंगे तो आपकी मार्केट डिमांड की हो जाएगी, और जब एन इंडिविजुअल कर देंगे तो आपकी इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी। तो बाकी सब चीज़ें आपको देखने को सेम मिलेगी, ठीक है। और उससे भी इजी तरीका बताता हूँ आपको, बेसिकली डिमांड की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे विच के आगे अगर आप एन सिंगल कंज्यूमर लगा देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, इंडिविजुअल डिमांड बन जाएगी। और यहाँ पे जब ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड बन जाएगी। तो आप एक ही डेफिनेशन से 3 डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट इज एक्सपोज एक्स एंड एंड एक्सपोज्ड डिमांड।
देखिए एक्स एंड क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ है, आप मार्केट में गए फ़ोन लेने, ठीक है, आपको फ़ोन परचेज करना है, ओके, 10,000 में, बट इनिशियली व्हेन यू आर गोइंग ऑन द रोड समथिंग हैपन एंड यू, आपका क्या हो गया, आप गिर गए और उसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो जो 10,000 थे आपके क्या हुए, आपको आप क्या कहाँ खर्च हुए, आपके हॉस्पिटल में खर्च हुए। तो बेसिकली जो आप प्लान कर रहे थे, प्लान क्या कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन थे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्स एंड डिमांड। बेसिकली एक्स एंड डिमांड क्या है, द डिमांड refers to the amount of goods which that consumers are willing to buy at a period of time। बेसिकली जो प्लान कर रहा है, जो खरीदना चाह रहा है, दैट इज अ एक्स एंड डिमांड, ठीक है, दैट इज अ एक्स एंड डिमांड। और वहीं बात करें हम एक्सपोस्ट की, एक्सपोस्ट की क्या होता है डिमांड, ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द गुड्स दैट द कंज्यूमर एक्चुअली परचेज। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो है प्लान करता है, जो खरीदना चाहता है, विलिंग है, लेकिन एक्चुअली में कुछ और खरीद पाता है ड्यू टू सम कंडीशंस। मैंने बता दिया ऑलरेडी कि मान लीजिए आपको फ़ोन चाहिए था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई, रोड पे आप गिर गए और आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो वो 10,000 आप कहाँ खर्च करेंगे, डेफिनेटली फ़ोन पे नहीं खर्च करेंगे, आप क्या करेंगे, आप हॉस्पिटल सर्विसेज अवेल करेंगे। तो एक्चुअली में डिमांड आपकी क्या हुई, फ़ोन हुई नहीं, एक्चुअली में डिमांड आपकी क्या हुई, हॉस्पिटल सर्विसेज हुई। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेफिनेशन एंड 2 मार्क्स फॉर द डिफरेंस। और जब भी डिफरेंस आएगी तो आप टी फॉर्म में लिखिएगा, एक्स एंड एक्सपोज, ठीक है, एंड डेफिनेशन लिख दीजिएगा। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट है आपकी जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है, जब कोई भी एक गुड जब आप खरीदते हैं, उसके साथ दूसरा आपको खरीदना ही पड़ता है, ठीक है, दैट इज अ बाउंडेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने कार ली तो डेफिनेटली पेट्रोल के बिना काम नहीं चलेगा, कार है तो पेट्रोल भी चाहिए, है ना, ब्रेड है तो बटर भी चाहिए, फाइन, सो मिल्क है तो ऑलमोस्ट शुगर भी चाहिए। सो दीज आर द जॉइंटली डिमांडेड गुड्स इन द इकोनॉमी। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। अब देखिए जॉइंट डिमांडेड इंपॉर्टेंट क्यों है, मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में कार तो बहुत प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन पेट्रोल है नहीं, तो अल्टीमेटली ये कार का बिजनेस भी फिर डाउन चला जाएगा, बिकॉज पेट्रोल भी चाहिए कार को चलाने के लिए। तो एक इकॉनमी को ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी जो जॉइंट डिमांडेड के गुड्स हैं, उसका ये इंश्योर करना पड़ता है कि दोनों चीज़ मार्केट में बेसिकली आपकी प्रोवाइड होनी चाहिए, नहीं तो आपकी इकॉनमी का फॉल डाउन होना डेफिनेटली तय है। तो अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट है आपकी डेराइव्ड डिमांड। डेराइव्ड डिमांड क्या होती है कि मान लीजिए आपको एक चीज़ कुछ चीज़ लेनी है, उसकी वजह से कई चीज़ें आपको लेनी पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके फॉर डिमांड ऑफ स्टील, सीमेंट, स्टोन इज डिराइव्ड डिमांड फॉर द डिमांड ऑफ हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको घर बनाना है, तो उसकी वजह से क्या है, देखिए आपको ब्रिक्स चाहिए, आपको स्टील चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको स्टोन चाहिए। तो एक की वजह से बहुत सारे जब गुड्स आपको लेने पड़ जाते हैं या उसकी वजह से डिमांड उनकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, दैट इज डिराइव्ड डिमांड। देखिए जॉइंट में क्या होता है, ऑलमोस्ट एक के साथ एक ही लिया जाता है ना, पेयर में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आ जाते हैं, एक के साथ बहुत सारे आपको लेने पड़ जाएंगे। जैसे कि आपने घर बनाना है तो आपको फिर सीमेंट चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ब्रिक चाहिए, बहुत सामान चाहिए, ओके, दैट इज कॉल्ड द डेराइव्ड डिमांड। देखिए ये आपको तीनों एक जैसे लगेंगे, ठीक है, जॉइंट, डेराइव्ड एंड द कंपोजिट डिमांड, ठीक है। द कंपोजिट डिमांड क्या है, डिमांड फॉर गुड्स विच डिमांड फॉर द गुड्स विच है द मल्टीपल यूसेस आर कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। मतलब एक पर्टिकुलर चीज के जब बहुत सारे मल्टीपल यूसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टील के, अब स्टील को आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली एक कंपनीज में भी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी चाहिए, घर के यूटेंसिल्स भी बनाने हैं, फिर आपका कहीं ना कहीं बेसिकली इवन इट इज यूज इन द फर्नीचर ऑल्सो, ओके, घर में हर जगह कहाँ स्टील नहीं यूज होता, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हैवी इंडस्ट्री, सब जगह यूज होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका क्या है, जब किसी एक पर्टिकुलर की जब यूसेस बहुत जगह होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट डिमांड। और ये क्या होता है, किसी एक की वजह से दूसरों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है कि एक के ही जब मल्टीपल यूसेस होते हैं, सो उसकी वजह से जो डिमांड क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट डिमांड। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अ कमोडिटी इज सेड टू हैव अ कंपोजिट डिमांड व्हेन इट कैन बी पुट टू द सेवरल यूसेस, ठीक है। जब भी आपका सेवरल, एक चीज जब सेवरल यूसेस में रख सकते हो, तो वो क्या होती है, आपकी कंपोजिट डिमांड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है ईएससी में, और क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स में भी आ सकता है। तो 6 मार्क्स में आएगा तो 5 पॉइंट्स लिखेगा, 3 मार्क्स में आएगा तो 3 पॉइंट्स लिखेगा। तो बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप मार्केट में कुछ चीज़ लेने गए, ठीक है, आप दिस इज इंडिविजुअल, या आप हैं, आप मार्केट में एक चीज़ लेने गए, ये बहुत सारी शॉप्स हैं, मतलब क्या गुड्स आप खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको एक तरह का एक फोर्स करेंगे या आपको गाइड करेंगे कि आप वो पर्टिकुलर गुड लो। सो दैट आर द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो सबसे पहला है बेटा आपका दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी चीज़ जब खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उसका प्राइस देखते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है हमारा, हम इसको प्राइस डिमांड भी बोलते हैं। मतलब अगर आपकी गुड
गुड की बेसिकली प्राइस ऊपर है तो उसे डिमांड आप कम करते हैं, और जब उसका प्राइस कम होता है तो उसको डिमांड करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जब आपका डिमांड बिल्कुल प्राइस पे इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइस डिमांड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइस डिमांड बोलते हैं। क्लियर? सो अगेन आई विल रीड फॉर यू, द इंपॉर्टेंट determinant of a demand for a commodity is the price of the commodity itself. Normally there is an inverse relationship between the price and the quantity demand. It implies that lower price of the quantity is larger the quantity demand. तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और जैसे ही आपका प्राइस अगर लोअर है तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, और अगर प्राइस आपका हाइयर है तो डिमांड आपकी बेसिकली कम रहेगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द प्राइस डिमांड, या कह सकते हो जिसका कॉमोडिटी का आपका प्राइस पे इफेक्ट बहुत बहुत पड़ता है। ठीक है, सो एक पहला फैक्टर है हमारा डिमांड पे जो इफेक्ट करने वाला है, दैट इज अ प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज अ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपकी इनकम कितनी है वो भी डिपेंड करता है आप कौन सा गुड खरीदते हो। ठीक है, तो आपकी जो इनकम है वो कैसे इफेक्ट करेगी, डिपेंड करेगा आप कौन कौन सा गुड खरीदना चाह रहे हो, कौन से टाइप का गुड खरीदना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तीन तरह के गुड होते हैं, नॉर्मल गुड होता है, एक इन्फीरियर गुड होता है, एक इनएक्सपेंसिव गुड होता है। तो बेसिकली नॉर्मल गुड के केस में क्या होगा, नॉर्मल गुड के केस में आप क्या होगा कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आप उनको क्या करते हो, उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हो। दैट इज अ नॉर्मल गुड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन फॉर द 2 मार्क्स डेफिनेशन आ सकती है कि इनकम, देखिए इनकम का रिलेशनशिप आपकी डिमांड पे कैसे पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा आपका कौन सा गुड्स ले रहे हो। अगर आप नॉर्मल गुड ले रहे हो तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर इनकम फॉल होती है उसकी डिमांड भी क्या होगी, फॉल होगी। ठीक है, सो दिस इज अ नॉर्मल गुड। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखिए आपका इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड होता है कि अगर जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उस चीज़ का डिमांड कम कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो डबल हो गई। पहले सैलरी आपकी 10,000 थी, अब आपकी हो गई 20K। तो डेफिनेटली आपके पास जो आपका क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर टू कंज्यूम देसी घी, आइदर टू कंज्यूम डालडा। तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर देसी घी। वाई? बिकॉज ये तो आपके लिए डालडा घी क्या हो गया, इन्फीरियर गुड हो गया। जैसे ही आपने इनकम आपकी इंक्रीज हुई, देखिए इनकम 20,000 हो गई, आपने बेसिकली इसकी डिमांड क्या कर दी, कम कर दिया। आपने इसको डिमांड करना कम कर दिया, आपने डिमांड किसकी बढ़ा दी, देसी घी की बढ़ा दी। तो बेसिकली इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। मतलब इनकम बढ़ती है आपकी, मतलब बेसिकली वाई से डिनोट करते हैं हम इनकम, या आप इनकम लिख सकते हैं। इनकम जब आपकी बढ़ती है तो आपकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, और जब आपकी इनकम कम हो जाती है तो डिमांड आपकी हो जाती है, इस चीज़ में बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बात है, अगर अगेन आपकी सैलरी कम हो गई, आपकी जॉब चले गई, तो आपको देसी घी फिर कम करना पड़ेगा, अगेन आपको किस में आना पड़ेगा, डालडा में आना पड़ेगा। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द लास्ट, दैट इज अ इन्फीरियर गुड, ऑलरेडी हो गया। दैट इज अ इनएक्सपेंसिव गुड। देखिए कई गुड्स ऐसे होते हैं जिसका प्राइस बहुत ही कम होता है, जैसे मैच बॉक्स है ना। अब मैच बॉक्स, अब भले इसका प्राइस जितना भी हो, प्राइस कम हो ज़्यादा हो, बेसिकली आप क्या करेंगे, क्वांटिटी है जो फिक्स रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को ने आपको फ्री मैच बॉक्स दे दी तो आपने पूरी उसे जला के पूरा गैस सिलेंडर घर ही जला दिया, है ना, कि फ्री में मिल रहा है तो चलो घर जला दो। या ऐसा नहीं है कि मतलब नमक आपको फ्री में मिल रहा है तो नमक भी एक तरह का आपका इनएक्सपेंसिव गुड हो गया। ठीक है, नमक भले आपके जितना भी प्राइस उसका बढ़े या कम हो, आप क्वांटिटी उसकी फ्री में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके अगर फ्री में नमक मिलने लग गया तो आप उसे तेल में जला के खा रहे हैं, या तेल में उसे वैसे ही खा ले रहे हैं उसे चाय के साथ, है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। चलिए ओके, नेक्स्ट है, देखो ये बेटा डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो रिलेशन ऑफ इनकम एंड डिमांड है इस डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। देखिए इसमें सबसे पहले है, आपको कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको अलग अलग करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, इन्होंने दो डायग्राम जो शो कर रखे हैं, ये वाला ऐसे करके। ठीक है, आप सिंगल से भी कोर्स शो कर सकते हैं या डबल से भी शो कर सकते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। जैसे नॉर्मल गुड क्या होता है, नॉर्मल गुड का कर्व हर समय अपवर्ड स्लोपिंग होगा। देखिए ये भी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ये भी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। तो क्यों, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी क्या क्या करती है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। जैसी इनकम बढ़ती है आप क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ जाती है। तो बेसिकली जब आपकी क्या है, इनकम इंक्रीज होती है और आप क्वांटिटी डिमांड बढ़ाते हैं, सो दैट इज इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड। मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इसलिए आपका कभी अपवर्ड स्लोपिंग होगा कि जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी। मान लीजिए फिर इस पॉइंट पे आप ले लिए, फिर आपकी इनकम बढ़ गई, आपने डिमांड बढ़ा दी, फिर इस पॉइंट पे देख लीजिए कि इनकम बढ़ी, देखिए इनकम इस साइड है और आपकी डिमांड बेसिकली एक्स एक्सिस पे है, तो आपकी इनकम बढ़ी, आपने डिमांड बढ़ दी। तो बेसिकली जब भी आपका इकोनॉमिक्स में किसी दो फैक्टर्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब इनकम भी बढ़ रही है डिमांड भी बढ़ रहा है, उसका हर समय ग्राफ आपको अपवर्ड स्लोपिंग मिल रहा है। तो इन्होंने दो तरह के से शो कर रखा है, एक ये शो कर रखा है, एक ये शो कर रखा है। इसका सिंपल सा मतलब है, ये आपका डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है और ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। तो ये डिपेंड करता है कंज्यूमर है, कई बार तो वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ाता है, मतलब इंक्रीज तो करता है लेकिन हल्के रेट पे बढ़ाता है, और कई बार वो बड़े इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ाना शुरू कर देता है। तो
इसलिए ये दोनों लाइंस जो आपके नॉर्मल गुड को शो हो रही हैं, ये दोनों लाइंस आपकी क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन आपकी इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव मैंने क्या बोला था, आप क्या करेंगे, जो क्वांटिटी डिमांड नीचे शो हो रहा है, ठीक है, और ये आपकी इनकम शो हो रही है, आप भले ही कोई भी इनकम हो, मतलब आपकी इनकम यहाँ 5 रुपये थी तब भी आप उसे क्वांटिटी फिक्स कर रहे थे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कि 5 रुपये का मैच बॉक्स मिल रहा है, फिर भी क्वांटिटी आप उसकी उतनी ही रखेंगे क्योंकि आपको उतना ही चाहिए, उसके उसके ज़्यादा आप लेके करेंगे भी क्या, है ना। नमक हो गया, तो अगर 5 रुपये से अगर 10 रुपये नमक भी चले जाता है तब भी आप क्वांटिटी उसकी इतना रखेंगे। अब 100 रुपये किलो मिलेगा तब भी क्वांटिटी बेसिकली फिक्स रखेंगे। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, वो इनएक्सपेंसिव गुड्स को शो करती है। और ये जो लाइन है दैट इज द IG, ये होती है आपकी बेटा इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड का क्या मतलब होता है, आपकी जैसे इनकम बढ़ेगी, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ेगी, डिमांड आप कम करेंगे। तो जब भी बैकवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है, आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है और डिमांड कम कर रही है। देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ये बैकवर्ड स्लोपिंग है। तो IG कब आपका बैकवर्ड स्लोपिंग, बैकवर्ड स्लोपिंग मतलब आपकी देखिए यहाँ पहले आपकी इनकम बढ़ी, डिमांड इतनी है, तो आपकी इनकम यहाँ पहुँच गए, आप इनकम ज़्यादा हो गई। देखो यहाँ Y1 इनकम है, मान लीजिए Y2 इनकम है, तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ इनकम है, लेकिन डिमांड आपकी कितनी है, सिर्फ ये पॉइंट है, ये पहले आपकी ये हो रही थी। तो बेसिकली आप बैकवर्ड स्लोप कर रहे हो, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जा रही है, ये कर्व इधर पास आता जा रहा है, मतलब आपकी डिमांड जो है कम होती जाएगी। तो विच शोज द इन्फीरियर गुड। तो बेसिकली इस डायग्राम को आप ऐसे ही बना सकते हो, ये आपका नॉर्मल गुड का हो गया, ये आपका इनएक्सपेंसिव का हो गया, और ये बेसिकली आपका क्या हो गया, इन्फीरियर गुड्स का हो गया। तो अब ये 3 लाइंस भी शो कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल इनकम और आपको क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल जरूर मेंशन करेगा, उसके मत भूलिएगा, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ओके, ये कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग प्राइस ही देखते हो, आप लोग टेस्ट भी देखते हो, आप लोग ये भी देखते हो कि क्या फैशन में चल रहा है, क्या फैशन में नहीं चल रहा है। अगर मान लीजिए जो चीज़ फैशन में चल रही है तो आपको वो चीज़ लेनी ही लेनी है, भले प्राइस कुछ भी हो। तो ये आप लोगों के साथ बहुत होता है, बीइंग अ यंग स्टूडेंट्स या यंग जनरेशन, आपको टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, आपकी सोशल कस्टम, आपकी हैबिट्स, ठीक है, आप कितना एडिक्टेड हो उस चीज़ के लिए। तो बेसिकली देन यू विल नॉट सी द प्राइस, ओके, देन यू विल गो फॉर योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सो इफ फॉर एनी गुड द टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज फेवरेबल, तो उसकी डिमांड हाई रहेगी। और जिसकी गुड की अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस या आउट ऑफ फैशन है तो उसकी क्या डिमांड रहेगी, कम रहेगी। सो ये भी एक फैक्टर है आपकी जो डिमांड का। नेक्स्ट है दैट इज अ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी 3 मार्क्स का आ जाता है। एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ डिमांड दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ऐसे ये फैक्टर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज अ ये वाला जो फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दिस इज ऑल्सो वेरी फैक्ट इंपॉर्टेंट, दिस कैन ऑल्सो सेपरेटली आस्क फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। सेम वे दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर द सेपरेटली फॉर द 3 मार्क्स, दैट हाउ द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड अफेक्ट द डिमांड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है आपका दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है। देखिए सब्स्टिट्यूट सिंपल सा मतलब होता है कि जब जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक दूसरे से, जैसे फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी है, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी है। मान लीजिए कहीं आप घूमने गए, आपको टी नहीं मिल रही तो आप कॉफ़ी से काम चला लेंगे, ठीक है। अगर कॉफ़ी नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे, टी से काम चला लेंगे, ठीक है। आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब वो चीज़ नहीं मिली तो अगर आपने वो चीज़ महंगी है या वो चीज़ नहीं अवेलेबल है तो आप दूसरी चीज़ उसके अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल मान लीजिए कोक और पेप्सी ले लीजिए, है ना। मान लीजिए कई शॉप में कहीं कोक नहीं है तो आप पेप्सी ले लेते हैं, अगर पेप्सी नहीं है तो कोक लेते हैं। बेसिकली दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे इफेक्ट करते हैं डिमांड को, बहुत सिंपल है, अभी मैं समझाता हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है जो विच आर जॉइंटली डिमांडेड, एक तरह के जॉइंट डिमांड कह सकते हैं, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा कि अगर एक चीज़ चाहिए तो दूसरी चीज़ आपको खरीदनी ही पड़ेगी। जैसे कार पेट्रोल हो गया, ब्रेड बटर हो गया, है ना, कि अब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आपका क्या है, इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा, है ना, कि इसकी अगर डिमांड बढ़ेगी बढ़ी है तो इसकी भी डिमांड का बढ़ जाएगी, ठीक है। और बेसिकली अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है, मान लीजिए कार का प्राइस बढ़ गया है तो इसकी डिमांड फिर क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, प्राइस जब कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो कार को लोग कम खरीदेंगे, और जब कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी क्या कहें, कम खरीदेंगे, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे। तो आपको पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। सब्स्टिट्यूट हम एक दूसरे के रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको क्या है बेसिकली कि आप क्या कर सकते हो, एक साथ ही डिमांड करनी पड़ती है वो 2 गुड्स। तो ये कैसे डिमांड पे इफेक्ट करता है, बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको
सब्स्टिट्यूट गुड्स समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द हाउ द डिमांड इज अफेक्टिंग इन द केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो आपको दोनों चीज़ एक्सप्लेन करनी है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन देनी है और ये डायग्राम बनाना है। और अगर क्वेश्चन आएगा कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री, बेसिकली क्वेश्चन आपके दोनों ही लिखने पड़ेंगे आपको, तो कॉम्प्लीमेंट्री में इतना आप लिख के और उसके बाद ये डायग्राम बना दीजिएगा। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। फिर से बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड अफेक्ट द डिमांड इन द इकॉनमी, तो सबसे पहले इतना ये लिखिएगा और उसका जो डायग्राम मैं बताने जा रहा हूँ वो नीचे जो बना हुआ है वो बना दीजिएगा। और दूसरा आपको पॉइंट लिखना है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो यू विल राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड यू विल मेक दिस डायग्राम। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक्सप्लेन कर दूं कि आपका ये जो ग्राफ है पॉजिटिवली स्लोप्ड है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये टी है, ठीक है, ये आपका क्या है, कॉफ़ी है। ओके, मान लीजिए कि आपका प्राइस जो है कॉफ़ी का क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, और इसकी जो डिमांड है डेफिनेटली फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग कम खरीदना है। और इसका मान लीजिए प्राइस कांस्टेंट मान लेते हैं कि टी का प्राइस ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, तो डेफिनेटली आप कॉफ़ी के प्राइस से देखिए इसकी डिमांड पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जब प्राइस ऊपर जाएगा कॉफ़ी का तो फिर इसकी डिमांड आप कम कर दोगे क्योंकि महंगा पड़ रही है। तो जब आप फिर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट गुड है तो किसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, टी से, मतलब टी की ऑटोमेटिकली डिमांड ऊपर चली जाएगी, है ना। देखिए इसका प्राइस टी का कांस्टेंट है, इसका प्राइस कोई मतलब ही नहीं है, टी का प्राइस वहीं का वहीं है। प्राइस किसके चेंज होने पे फर्क, इसकी डिमांड पे पड़ा, बेसिकली कॉफी के प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड पे फर्क पड़ा। तो वही चीज हम रिलेशन देख रहे हैं कि हमने क्या किया, डिमांड फॉर टी ले लिया, है ना, और यहां पे हमने ले लिया प्राइस ऑफ द कॉफी। जैसे ही प्राइस ऑफ द कॉफी ऊपर गया, हमने क्या किया, टी की डिमांड को बढ़ा दिया। मान लीजिए और अगर कॉफी महंगी होती है तो हम और डिमांड बढ़ा देंगे, और कॉफी महंगी होती है तो हम और डिमांड बढ़ा देंगे। तो ये आपका ये पॉजिटिवली स्लोप जाएगा, क्योंकि क्या हो रही है, अगर एक चीज बढ़ रही है, प्राइस ऑफ द कॉफी बढ़ रहा है, तो डिमांड ऑफ द टी, ये प्राइस ऑफ द कॉफी आपका सी लिख दीजिए, और डिमांड ऑफ द टी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसका प्राइस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता जाएगा, और इसका प्राइस कम होगा तो इसकी भी डिमांड कम होती जाएगी, क्योंकि वापस फिर आप कॉफी पे आ जाएंगे। सो दिस इज अ केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे डिमांड ऑफ द कार्स, तो आप यहाँ पर डिमांड ऑफ द कार्स लिख दीजिए, है ना, कार की डिमांड, और यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस। तो अगर पेट्रोल का प्राइस मान लीजिए पहले इतना था P1 पे, तो इतनी डिमांड थी। अब जैसे ही पेट्रोल का प्राइस सस्ता हुआ तो आप कारें क्या हो जाएंगी, लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको फ्यूल क्या है, सस्ता मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक के प्राइस कम होने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, डिमांड किसकी बढ़ गई, कार की बढ़ गई। ऐसे ही जब मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो इसकी वापस शिफ्ट हो जाएगी, और मान लीजिए पेट्रोल ये ऊपर महंगा चलेगा तो डिमांड वापस आ जाएगी, कम हो जाएगी बेसिकली। तो कहने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, किसी एक का अगर प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड आपकी कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो बेसिकली और दूसरे की डिमांड आपकी ज़्यादा होगी। और यह आपका इन्वर्सली वेरिएशन, देखो इन्वर्स है, एक एरो ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो आपका डायग्राम हर समय डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। फिर से बता रहा हूँ, अगर इसका प्राइस देखिए ऊपर गया तो इसकी क्या है, आपकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए आप ग्राफ ऐसे बना के देख लीजिएगा, ये मान लीजिए प्राइस है, इतने स्ट्राइक पे नीचे इसकी डिमांड है। ठीक है, जैसे ही प्राइस सस्ता हुआ, मान लीजिए P1 पे आ गया, तो इसकी डिमांड देखिए आगे ज़्यादा बढ़ गई। अब मान लीजिए ऐसा ही आपको मैं उल्टा भी समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए प्राइस है, अब प्राइस क्या हो गया, और महंगा हो गया, मतलब प्राइस यहाँ हो गया, तो आपकी डिमांड क्या होगी, कम हो गई। मतलब प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, और जब इसका प्राइस सस्ता होगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, दैट आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो आई नेक्स्ट पॉइंट इज द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में उसकी जो है प्राइसेस है वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, फॉर इंस्टेंस इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ राइस इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर, तो डिमांड बढ़ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, गोल्ड के केस में बहुत होता है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, तो इसकी प्रेजेंट में डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो वही वाली बात है इसमें कि इफ द एनी कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग द राइस इन द फ्यूचर प्राइसेस इन द फ्यूचर, सो डेफिनेटली इट्स डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड इफ इज एक्सपेक्टिंग द रिडक्शन इन द प्राइस, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स इनफ है। ओके, एक पॉइंट ये भी कर सकते हैं कि कैसे उनको क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है। अगर लोन फैसिलिटीज अच्छी हैं तो डिमांड ऊपर जाएगी, अगर लोन फैसिलिटीज खराब हैं तो आपकी बेसिकली क्या होगी, डिमांड कम होगी मार्केट में। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है कि कितना लोग एक दूसरे को देखते हैं, मतलब लोगों की टेंडेंसी एक दूसरे को, मतलब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास आईफोन है, तो आप भी क्या करेंगे, आईफोन लेने लग जाएंगे, आपको देख के कोई दूसरा आईफोन लेने लग जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका 2 मार्क्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है तो समझ जाइएगा क्या होता है, कि आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है इसकी। दैट demonstration effect refers to the tendency of a person
to evaluate the consumption style of the other person such as friends, neighbors। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल समझा दिया। मान लीजिए आपको आईफोन चाहिए, आईफोन किसी आपके फ्रेंड ने लिया, तो इट विल ऑल्सो इंड्यूस यू टू टेक द आईफोन। भले आईफोन जितना ही महंगा होगा वो चीज़ आप नहीं देखेंगे, आप क्या करेंगे, आप किसके इन्फ्लुएंस में आ गए, आप डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के इन्फ्लुएंस में आ गए, ठीक है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अच्छा है हमारी कंट्री में, अनइक्वल है तो डिमांड हमारी कम रहेगी, और अगर इक्वल है तो डिमांड अच्छी रहेगी और एसेंशियल गुड की ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट्स बहुत थे, जिसमें से आपको 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इनकम वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट अलग अलग से भी पूछे जा सकते हैं कि हाउ द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड अफेक्ट द डिमांड एंड हाउ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस। बाकी और भी पॉइंट्स है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, साइज एंड कॉम्पोजिशन। अगर पॉपुलेशन हाई रहती है तो डिमांड हाई रहेगी, अगर पॉपुलेशन कम रहती है तो डिमांड कम रहेगी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, मतलब टैक्सेस वगैरह, फॉर्म टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी कम लगा रही है, तो डिमांड क्या रहेगी, हाई रहेगी। अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा रही है, इनकम टैक्स बहुत है, कॉर्पोरेशन टैक्स बहुत है, एक्साइज टैक्स बहुत है, जीएसटी बहुत है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड भी कम रहेगी। सो ये आपके पूरे फैक्टर्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसमें 5 फैक्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, और प्लीज़ 4th पॉइंट और आपको जो 2nd पॉइंट है ये तो आप छोड़िएगा नहीं, से तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा विद हेल्प ऑफ द डायग्राम्स। ये आपके सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए डिमांड फंक्शन, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डिमांड फंक्शन कुछ नहीं, ये 11 पॉइंट्स को ही डिमांड फंक्शन बोलते हैं, कि जो सारे फैक्टर्स आपके बेसिकली डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपके डिमांड को इफेक्ट करते हैं, दैट आर ओनली कॉल्ड द डिमांड फंक्शन। तो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग द डिमांड, या एक्सप्लेन द डिमांड फंक्शन। तो सब तीनों का आंसर आपका यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको लिखेंगे कैसे इसको, देखिए सबसे पहले आपको इसकी देनी पड़ेगी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, वेरी सिंपल, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल एंड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस राइसेस। तो वेरी वेरी सिंपल, कि मान लीजिए किसी भी गुड का जब प्राइस ऊपर जाता है तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है, और जब उसका प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड यहाँ पे ऊपर बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ बना के शो कर सकते हैं, या ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि किसी भी गुड का जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्या हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। और जब प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ बढ़ जा रही है। तो इसे बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो आपकी इसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी 6 मार्क्स के लिए। तो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि 6 मार्क्स के लिए सबसे पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने बता दिया है बेटा। इसमें एक चीज़ देखिए, अदर थिंग्स रिमेन्स इक्वल। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल कौन सा है, मतलब आपका ये 2 से 11 पे ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब कंज्यूमर सिर्फ और किसको देख रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में। लॉ ऑफ डिमांड में हम यही रिलेशन देखते हैं, सिर्फ प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड का। बाकी थिंग्स जो है उसके दिमाग में इक्वल रहेगी। कहने का मतलब है बाकी चीज़ें उसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही इन्फ्लुएंस करेगा। उसको बोलते हैं हम बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड। तो अभी यहाँ पे अदर थिंग्स क्या है, रिमेनिंग इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसके एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस क्या है, सेटरस पेरिबस क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, ये आपको एजम्पशन लेना है। तो व्हाट आर द एजम्पशन, सिंपल सी, देखो एजम्पशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूँ आप एजम्पशंस कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसके एजम्पशन ये हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, आप लिखोगे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, ओके। देन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस रिमेन्स कांस्टेंट, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी डज नॉट अफेक्ट द डिमांड फंक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज नॉट देयर, साइज एंड द पॉपुलेशन डजंट मैटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम डजंट मैटर। सो बेसिकली मैटर क्या करता है, आपका प्राइस। तो वही चीज़ आपको लिखनी है assumption में। देखिए सिंपल सी बात है, वही चीज़ है। देखिए वही चीज़ मैंने बताई कि देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना। बाकी जितने भी टोटल 11 फैक्टर्स हैं, बाकी प्राइस ही काम करेगा, बाकी सारे कॉमन रहेंगे। तो वही चीज़ आप लिख सकते हैं, कोई भी 4-5 पॉइंट्स, कि देयर विल बी नो चेंज इन द टेस्ट प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। वो जो रिलेटेड गुड के प्राइस हैं वो चेंज नहीं होंगे, कमोडिटी नॉर्मल कमोडिटी होनी चाहिए, ठीक है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन should not be changed, distribution of income should not be changed, there should be no expectations in the change in the prices। तो बेसिकली बाकी जितने 11 फैक्टर्स है वो सब कांस्टेंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है डिमांड शेड्यूल। देखिए डिमांड शेड्यूल यहाँ 2 तरह के दे रखे हैं, एक तो आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल है। तो आप सिर्फ लॉ आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड से एक्सप्लेन करेंगे, मार्केट डिमांड से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों से एक्सप्लेन कर रखा है, देखिए दोनों से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल शेड्यूल भी दे रखा है और मार्केट भी दे रखा है, लेकिन आप याद रखने के लिए सिर्फ आप मतलब क्वेश्चन 6 मार्क्स का लॉ ऑफ जो डिमांड है उसको अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ आप इंडिविजुअल डिमांड ध्यान में रखेंगे। बाकी मार्केट डिमांड आप पढ़ सकते हैं
ऐसा 2 मार्क्स के लिए आपका क्या आ सकता है कि मार्केट डिमांड डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ ली है, तो वही उसका जगह टेबल में शो कर देते तो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाता है बेसिकली। लेकिन अगर आपका लॉ ऑफ डिमांड क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड आप पढ़ लीजिएगा, वेरी सिंपल। कि देखो क्या होता है कि पहले 100 रुपये पर केजी प्राइस था तो आप 1 किलो खरीद रहे थे, जब 90 रुपये हो गया आपने 2 किलो कर दिया। तो बेसिकली जब प्राइस आपका नीचे जा रहा है और आपकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब प्राइस कम हो रहा है, आपकी डिमांड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, वही चीज़ शो हो रही है आपकी, ठीक है। दैट इज अ इंडिविजुअल, मतलब एक बंदे का, यहाँ इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक बंदे का है। मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स का आ जाएगा, तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, इंडिविजुअल डिमांड का आपका बेसिकली वो जो शेड्यूल है उसको ही आपने क्या करना है, इस पे कर्व पे ग्राफ में शो करना है कि जब आपका 100 रुपये किलो, मतलब जब आपके 100 रुपये थे तब कितने रुपए कितने किलो खरीदे थे, 1 किलो। जब 90 हुआ तो आपने 2 किलो खरीद दिए, जब 80 हुआ तो आपने कितने 4 किलो खरीद लिया, जब 70 हुआ तो आपने कितना 6 किलो खरीद लिया। तो वही चीज़ को सारे पॉइंट्स को बेसिकली आपने क्या किया, ग्राफ में शो कर दिया, ठीक है। सो आपने सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट देनी है, देखो मैंने बता दिया। उसके बाद अजम्पशंस लिखने हैं, उसके बाद आपको डिमांड शेड्यूल इसका ही बनाना है, सिर्फ डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल का बनाना है और ये कर्व बना देना है, ठीक है। एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट कि you how you have to explain it that according to the law of demand when the price is maximum the quantity demand is minimum, okay। जब आपका 100 रुपीज़ पॉइंट 100 रुपीज़ इनकम इज 100 रुपीज़ प्राइस इज देयर, देन यू आर डिमांडिंग ओनली 1 kg ऑफ क्वांटिटी बेसिकली, एंड व्हेन इट रिड्यूसेस टू 90, सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, एज यू प्राइस इज रिड्यूसिंग, आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो। इस डायग्राम के बाद आप यही नीचे इसको एक्सप्लेन कर देना, दैट विल डेफिनेटली यू विल गेट द 6 out of 6 मार्क्स, ओके। बाकी एक मैंने प्लेलिस्ट में इसका प्रॉपर लॉ ऑफ डिमांड का ही एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इफ़ यू नीड यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड फाइंड इट आउट। चलिए, अब एक बात तो ये आपको समझ में आ गई कि भैया जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका कर्व जो ऐसा होता है, मतलब पहला जब प्राइस इतना था तो आप इतनी डिमांड कर रहे थे D1, जब P1 प्राइस था, जैसे ही प्राइस आपका कम हुआ तो आपने D2 कर दी, मीन्स प्राइस कम होते ही आपने डिमांड बढ़ा दी। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है इसका, ऐसा क्यों होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 6 मार्क के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका इसका होता है बेटा, दैट इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका कहने का मतलब है कि इसका देखिए क्या कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप कंजप्शन करते हैं किसी चीज़ का, आप उससे क्या होते हैं, बोर होते रहते हैं, उससे मिलने वाली जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती रहती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट विद द इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी गिव्स अ लेसर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आपने पहले उसका कोई कमोडिटी, मान लो एप्पल खरीद रहे हैं, तो पहला एप्पल खरीदा तो आप उसे महंगे रेट पे खरीद लेंगे क्योंकि आपकी इसकी यूटिलिटी बहुत हाई है। फिर आपने एक खा लिया तो दूसरा एप्पल आप खरीदेंगे तो आप सोचेंगे उसे कम रेट पे खरीदें, है ना। बेसिकली यही तो हो रहा है कि जैसे जैसे आपके जो बेसिकली आपकी डिमांड बढ़ रही है, आप उसे कम प्राइस पे करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्या है, बेसिकली यूटिलिटी कम होती है, तो इसलिए आपका इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब प्राइस आपके बढ़ने कम होने से आपकी डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है। मतलब आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे ही मान लीजिए कि आपकी जब डिमांड बढ़ा रहे हो तो उसका प्राइस कम पे करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। अ कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन इक्वलाइजिंग, बेसिकली ये इसका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पॉइंट दे रखा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, अ कमोडिटी कंज्यूम्ड every additional of the commodity gives a lesser satisfaction to the consumer, ठीक है, which will induce him to pay lesser। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि जैसे जैसे वो चीज़ें खाता जाएगा, उसे खरीदता जाएगा, उससे मिलने वाली जो अटेन होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, वो चीज़ उसे क्या करेगी कि कम प्राइस उसे पे करने का उसका जो है बेसिकली उसे इंड्यूस करेगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कहने का मतलब क्या है बेटा, कि मान लीजिए कि किसी गुड का प्राइस है ना, किसी गुड का जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो उससे आपकी इनकम बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए आप 100 रुपीज़ लेके गए, है ना, आपने क्या किया, 100 रुपीज़ लिया और आप ये सोच रहे हो कि मुझे 1 kg एप्पल कितने रुपए के मिलेंगे, 100 रुपये के मिलेंगे, लेकिन आपको मिल कितने गए, 50 रुपये के, है ना। तो आपकी बेसिकली क्या हुई, आपकी जो है इनकम बेसिकली इंक्रीज कर दी। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस रिड्यूस हो गया, अब आपके 50 रुपये बच जाएंगे। तो आपने क्या किया, 2 किलो खरीद लिए। क्यों? आपने क्या किया, बेसिकली 2 किलो खरीद लिया। क्यों? क्योंकि वो सस्ते मिल रहे थे। तो प्राइस आपके कम होने से आपकी इनकम बढ़ जाती है, उसकी वजह से बेसिकली डिमांड बढ़ती है। दैट इज कॉल्ड द इनकम इफेक्ट। देखिए, द चेंज इन डिमांड ऑन द अकाउंट ऑफ द चेंज इन द रियल इनकम। रियल इनकम यहाँ कहने का मतलब है कि इनकम तो आपके पास 100 रुपये ही थी, लेकिन सिंस उसका प्राइस, कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, इसलिए आपकी रियल इनकम बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे इनकम मतलब उसका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं, मतलब इनकम इसलिए बढ़ी है क्योंकि प्राइस कम हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। उसकी वजह से हमारी क्या हो, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट।
मैंने आपको फिर से बताया कि मान लीजिए 100 रुपीज़ के जी था, है ना, आपको 1 ही किलो खरीदना था, ठीक है, लेकिन आपको क्या ये मिल गया 50 रुपये किलो, तो आपने 2 किलो खरीद लिया, तो क्या हुआ, प्राइस कम होने से इसकी डिमांड बढ़ गई। तो वही चीज़ हम वही चीज़ इसके फैक्टर बता ही रहे हैं कि मतलब रीजंस बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक रीज़न ये भी है कि मतलब आपका जैसे ही इसका प्राइस कम हुआ आपने डिमांड बढ़ा दी, है ना, पहले 100 रुपये प्राइस था तो आप 1 किलो खरीदे थे, अब 50 रुपये प्राइस हो गया तो आपने 2 किलो कर दिया। ये 1 किलो था, ये 2 किलो था, और ये आपका 100 रुपीज़ प्राइस था, ये 50 था, तो आपकी लाइन आ गई ना, आ गई। तो ऐसे ही लॉ ऑफ डिमांड की ये भी लाइन ऐसे ही शो करती है। तो ये भी एक रीज़न है आपके इनकम इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दैट इज द बेसिकली द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट द इफेक्ट दैट चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये वेरी सिंपल, आप इसको पढ़ के देखिएगा। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स एंड प्राइसेस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन्स अनचेंज, इट बिकेम्स रिलेटिवली चीपर इन द कंपेरिजन टू इट्स सब्सटीट्यूट्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ प्राइस ऑफ द कॉफी फॉल्स, देखिए अगर प्राइस ऑफ द कॉफी, मैंने बताया था सब्सटीट्यूट गुड कौन से होते हैं, टी और कॉफी है। अगर प्राइस ऑफ द कॉफी अगर गिर जाता है, ठीक है, तो प्राइस ऑफ द टी रिमेनिंग द सेम, और इसका प्राइस सेम है, इसका प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, कॉफी का प्राइस अब सस्ता हुआ है, कॉफी सस्ती हुई है, तो कॉफी बिकम्स अ मोर अट्रैक्टिव टू द इन कंपैरिजन ऑफ द टी, तो कॉफी ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे लोग। तो मतलब बेसिकली आपका क्या हुआ, इसके प्राइस कम होने से इसकी डिमांड बढ़ गई, आपने क्या किया, सब्सटीट्यूट गुड पे नहीं गए, क्यों, क्योंकि इसका प्राइस कम हुआ है, ठीक है, और इसकी वजह से बेसिकली इसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये भी एक रीज़न होता है, दैट्स वाई द लॉ ऑफ डिमांड, या आप कह सकते हो वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। चलिए, अब एक बात आपको जरूर याद में रखनी है कि जो प्राइस इफेक्ट है वो किसके बराबर होता है, आपका इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। बेसिकली जो इसकी पूरी जो एक्सप्लेनेशन है या इसका पूरा वेरिफिकेशन आप यूनिवर्सिटीज लेवल पे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए 10th के लेवल पे कि प्राइस इफेक्ट किसके बराबर होता है, आपके इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि जब आपको चीज़ उसके प्राइस कम होने की वजह से जो आपकी इनकम बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो आप डिमांड बढ़ाते हो वो आपकी इनकम इफेक्ट होती है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है कि जब आपका कोई सब्सटीट्यूट गुड होता है, लेकिन अगर आप वो जैसे कॉफ़ी टी है, ठीक है, कॉफ़ी सस्ती हो गई तो आप कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करोगे, टी प्रेफर नहीं करोगे, तो वो आपकी क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। तो प्राइस इफेक्ट आपका हर समय ध्यान रखिएगा किसके बराबर होता है, इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूट इफेक्ट का। अब एक आपको ये ध्यान रखना है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। तो ये भी इनकम इफेक्ट भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है अलग से, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी बेसिकली पूछा जा सकता है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। देखिए लॉ ऑफ डिमांड अगेन याद बता रहा हूं क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। अब कई जगह पे ऐसा नहीं होता। पहला रीज़न आपका क्या है, मतलब जब आपका ये फॉलो नहीं होगा तो आपका डिमांड का पॉजिटिव स्लोप होगा। डिमांड कम होता है वैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है नॉर्मल केसेस में, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा, डिमांड का ऐसे बन जाएगा। अब ये किन केसेस में होगा वो बात कर लेते हैं, तो ठीक है। सबसे पहला है आपका दैट इज अ गिफन गुड्स। ओके, गिफन गुड्स दिया था सर रॉबर्ट गिफन ने। इसका मतलब क्या होता है कि आपका मतलब क्या हो रहा है कि ये वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं कि विच अ लार्ज पार्ट ऑफ द इनकम एंड डिमांड फॉर विच फॉल्स विद अ फॉल इन देयर प्राइस। मतलब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए क्या हुआ कि आपका बेसिकली जो ब्रेड है, इसका कहने का मतलब है कि जब ब्रेड महंगा होता है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए इसे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रेड जो है हमारी स्टेपल डाइट है, ब्रेड हम खाएंगे ही खाएंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही ब्रेड का प्राइस महंगा हो गया, मतलब रोटी मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए जो आप रोज खाते हैं, अब इसका प्राइस बढ़ा हुआ था, इसको हमने कम क्यों नहीं किया, इसको कम इसलिए नहीं किया क्योंकि अब इसके बाद मान लीजिए ब्रेड महंगा हो जाता है तो आप बाकी कोई चीज़ खरीद सकते हैं, बाकी चीज़ आप फ्रूट्स कम कर देंगे, बाकी घूमना फिरना कम कर देंगे, ठीक है, वो चीज़ कम कर देंगे। तो बेसिकली इसके प्राइस बढ़ने से इसी की डिमांड बढ़ गई, क्यों, क्योंकि बाकी चीज़ें आपने बंद कर दी। मेरी बात समझ रहे हैं आप क्या बात कहना चाह रहा हूँ, उसको बोलते हैं गिफन गुड्स। तो ये बेसिकली उस केस में होता है जिस केस में आपको क्या होता है, स्टेपल डाइट होती है जिसे आप कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मतलब इसका प्राइस ऊपर जाने, जैसे ही इसका प्राइस ऊपर गया इसकी डिमांड आप करेंगे ही करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास बाकी चीज़ें खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचा, तो बेसिकली यही फिर खाएंगे। बाकी चीज़ खाने के आपका जो फ्रूट्स है थोड़े महंगे, चिकन मान लीजिए, फ्रूट्स मान लीजिए, है ना, बाकी जो भी बढ़िया चीज़ें खाने वाली वो आप नहीं खाएंगे बेसिकली, क्योंकि इसका जब प्राइस बढ़ गया है आपका, आप इसी की डिमांड बढ़ा देंगे, फिर इस ब्रेड को ही और खाएंगे, क्यों, क्योंकि बाकी चीज़ आप खरीद नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द गिफन गुड्स, आप पढ़ भी सकते हैं। मनी इनकम मेजर्स द कंज्यूमर इनकम इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट लाइक मैनी रुपीज और सो मैनी डॉलर्स। रियल इनकम रिफर्स टू द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स मनी, सो दैट इज अमाउंट। बेसिकली क्या होता है कि मैंने बोला था इसमें रियल इनकम आपकी कम हो जाएगी, और जब रियल इनकम कम हो जाएगी तो आप बेसिकली देखो, जब रोटी है,
फॉर एग्जांपल अगर वीट बहुत महंगा होता जाता है तो क्या होगा, इसका प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ये पॉसिबल चांसेस हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें फिर आप खाने वाली वो चीज़ें आप खत्म कर दोगे, आप यही खाओगे क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है दूसरी चीज़ खाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द गिफन गुड्स। ओके, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस। ओके, नेक्स्ट है दैट इज द आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब डील। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब डील होता है जिसे वेबलन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कई लोगों के दिमाग में क्या होता है, स्टेटस सिंबल होता है कि अगर मैं डायमंड पहनूंगा, अगर मैं गोल्ड पहनूंगा, अगर मैं आईफोन के आईफोन अपने पास, मतलब मोबाइल फोन आईफोन, इफ आई हैव द एप्पल आईफोन, ठीक है, या आईफोन मेरे पास होगा, या मैं नाइकी के शूज़ पहनूंगा, एडिडास के शूज़ पहनूंगा, तो मेरा स्टेटस सिंबल हाई रहेगा। तो उस केस में भी क्या होता है, जिस गुड का ज़्यादा प्राइस महंगा होता है वही चीज़ आप लेते हैं। क्यों? ड्यू टू द, आप कह सकते हो, वेबलन इफेक्ट और द आर्टिकल्स ऑफ द स्नॉब अपील, बिकॉज टू इंक्रीज द सोशल स्टैंडर्ड्स, सोशल स्टेटस, सॉरी, उस केस में भी आपका डिमांड का हर समय अपवर्ड स्लोपिंग होगा। मतलब प्राइस इतना है तो डिमांड इतनी है, प्राइस और बढ़ गया तो उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको सोसाइटी में दिखाना है, देखो मैं कितने महंगे महंगे चीज़ें पहन रहा हूँ या खा रहा हूँ या पी रहा हूँ, वॉट एवर में भी। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस। वो तो बहुत ईजी है, गोल्ड में बहुत होता है ना। आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो मान लीजिए आप डिमांड, पहले फ्यूचर में प्राइस इतना था तो डिमांड इतनी रखी। जैसे आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ाते जाएंगे, फिर और लगा और बढ़ेगा तो और डिमांड बढ़ाती जाएगी। तो बेसिकली आपका जो डिमांड कब है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बाद में एक एमरजेंसीज भी कंडीशंस होती हैं। तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, नेक्स्ट है दैट इज 3 to 4 पॉइंट्स। तो एमरजेंसी के केस में भी क्या होता है कि आपका क्या होता है, डेफिनेटली कि प्राइस बढ़ने से क्या होता है, डिमांड बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है क्या पता फिर आगे चल के चीज़ मिले ना मिले, जैसे कोविड में हुआ, क्योंकि एमरजेंसीज हो गई तो लोगों ने क्या किया, स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया, राशन का, मतलब घरों में खाने पीने का सामान बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से भले महंगा भी हो रहा था तब भी आप डिमांड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि वो चीज़ फिर मिलना बंद ना हो जाए। तो उसमें भी क्या हुआ, आपका जो स्लोप है ऐसा हुआ, कायदे से ऐसा होना चाहिए नॉर्मल, बट वो ऐसा हो गया। ठीक है, तो 4 रीजंस आर मोर देन इनफ। ओके, नेक्स्ट है दैट इज अ, सो दिस इज द अगेन, सो ये ब्लू बॉक्स पे बहुत ध्यान रखिए, ये आपको क्वेश्चन फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। तो यह क्वेश्चन बन सकता है 6 मार्क्स का भी बन सकता है, 6 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉइंट्स आप और ध्यान रखिएगा कि चेंज इन फैशन, चेंज इन फैशन भी बहुत इफेक्ट करता है आपकी बेसिकली डिमांड में। ठीक है, तो अगर आपका फैशन, कोई चीज़ फैशन में चल रही है तो ऑब्वियसली बात है उसका प्राइस हाई होगा, लेकिन फिर भी उसकी क्या होगी, डिमांड हाई रहेगी। उस केस में भी क्या होगा, उसका डिमांड का ऊपर जाएगा। तो 5 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा 6 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स में आता है तो 3 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है दैट इज अ पॉइंट, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। मतलब हमारा जो डिमांड कर्व है वो ऐसा होता है ना, डिमांड कर्व डीडी, वो किस केसेस में मूव करता है और कैसे मूव करता है। ठीक है, तो इसके दो तरीकों से मूव करता है। एक बोलते हैं मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व और दूसरे को बोलते हैं शिफ्ट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। तो हम दोनों पढ़ेंगे। दो केसेस क्या होते हैं मैंने फिर से बता दिया। जो हमारा जो बेसिकली जो डिमांड कर्व है वो इधर फ्लक्चुएट होता है, या आप कह सकते हो मूव करता है, वो दो रीजंस की वजह से होता है। एक पहला बोलते हैं मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व और दूसरे को बोलते हैं शिफ्ट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। तो हम दोनों पढ़ते हैं, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहला है आपका दैट इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्क्स के अलग से पूछा जा सकता है कि मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व क्या होता है। वेरी वेरी सिंपल, कि जब आपके जो डिमांड है वो चेंज होती है ड्यू टू इट्स प्राइस। मतलब जब आपका डिमांड बढ़ती है या डिमांड कम होती है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, प्राइस की वजह से जो डिमांड कम या ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड का बोलते हैं। अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड। और अगर आपकी डिमांड कम हो रही है तो आप क्या बोलेंगे, उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फिर से बता रहा हूँ बेटा, फिर से बता रहा हूँ, फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड का मतलब होता है कि जब डिमांड आपकी कम या ज़्यादा होती है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, सिर्फ प्राइस और प्राइस की वजह से, दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसकी डायग्राम भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल डायग्राम इसका ऐसा होगा, वेरी सिंपल। देखिए मैं बता देता हूँ, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे प्राइस होगा और ये आपका क्या होगा, डिमांड होगा। मान लीजिए पहला ये आपका प्राइस ये चल रहा था P1 और ये आपकी डिमांड हो रही थी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। ये पॉइंट ए मान लेते हैं। अब आपका क्या हुआ, प्राइस सस्ता हो गया, आप P2 पे आ गए और आप आ गए पॉइंट बी पे। तो आप देखो क्या हो रहा है कि बेसिकली इसी लाइन पे आप मूव कर रहे हो। पहले पॉइंट ए में थे, आप पॉइंट बी में आ गए, मान लीजिए और सस्ता हो गया तो आप पॉइंट सी पे आ जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो, इसी लाइन पे मूव कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, प्राइस ऊपर नीचे होता है और उससे डिमांड जो इंक्रीज होती है, तो हम क्या करते हैं, एक ही लाइन पे जो है बेसिकली क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव होते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द बेसिकली मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड का। एक्सपेंशन मतलब बढ़ रही है ना। ये मान लो जो प्राइस ये आपकी जो डिमांड है बढ़ रही है। और कम कैसे होगी, मान लीजिए कि ये आपकी डिमांड है, पहले प्राइस इतना था आपका तो डिमांड इतनी हो रही थी, अब कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो गया। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो ये डिमांड क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, आप वापस D0 पे आ जाओगे, P0 D0, मतलब कम हो गई। जैसे वो ऊपर क्या, ये कम हो गई, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली हो क्या रहा है,
आप एक ही डिमांड कर्व में ऊपर जा सकते हो या नीचे जा सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। वो किसकी वजह से होता है, जब प्राइस आपका बढ़ता है या कम होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बता रहा हूँ, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड है, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से होता है। बाकी चीज़ें आपकी टेस्ट, इनकम, वो सब क्या है यहाँ पे कांस्टेंट रहती हैं। यहाँ पे लिखा भी है, बाकी सब चीज़ें आपकी क्या है, कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। रेस्ट ऑल द थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट दैट इज मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड का। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड मैंने क्या बताया था कि जो आपका प्राइस के अलावा होता है, तो इसमें क्या होता है बेटा, पूरा डिमांड का भी मूव कर जाता है आपका। कैसे, मान लीजिए प्राइस तो आपका सेम रहेगा, ये प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते, मैंने बोला था प्राइस सेम रहेगा, बाकी चीज़ें आप मान लीजिए पहले डिमांड का आपका क्या था, ऐसा इस प्राइस पे ये डिमांड कब था, ये डी वन। अब क्या हुआ कि आपने क्या किया, मान लीजिए कोई फैशन फैशन आप लोग के, मान लीजिए डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया, इनकम इफेक्ट हो गया, मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, तो आपने इसी प्राइस पे फिर ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। और जब ये पीछे चले जाता है, मान लीजिए आपने डिमांड कम कर दी, तो आता है फॉल इन डिमांड। तो ये डायग्राम आप ध्यान में रखिएगा, दिस इज केस इन द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। इसमें डिमांड कर्व देखिए पूरा शिफ्ट होता है ना। और मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व में क्या होता था, एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आप मूव होते रहते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी में। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंस आपका प्राइस मूव नहीं हो सकता, इसमें प्राइस चेंज हो रहा था, इसमें प्राइस सेम रहेगा, तो आपका डिमांड कर्व मान लीजिए पहले ये थी, अब आगे चले जाएगी, अगर आगे जाएगी तो मतलब इंक्रीज इन डिमांड हो रही है, और पीछे जाएगी तो आपकी डिक्रीज इन डिमांड हो रही है। तो आई होप देखिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है, आपकी जो डिमांड कब है D1 से इधर आ गई, ठीक है, डिमांड कब पूरी शिफ्ट हो जा रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, आपकी डिमांड कब शिफ्ट नहीं हो रही थी, आप एक ही पॉइंट से यहाँ ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपका पूरा डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जा रहा है, इधर है इधर। अगर ऊपर जाएगा, देखिए मैंने बताया था, अगर ऊपर जा रहा है तो इसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, और अगर पीछे आ रहा है तो इसे बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस। एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इसके आ सकते हैं फैक्टर्स कि इसका डिफरेंस आ सकता है कि डिक्रीज इन डिमांड और बेसिकली इंक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि प्राइस से मैटर करता है, उसका दोनों में प्राइस में डिफरेंस होती है। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए देखिए, ये बहुत बहुत ध्यान रखिएगा कि ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, इसे बोलते हैं जब मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व में जब डिमांड बढ़ती है, उसे बोलते हैं सॉरी, उसे जब आपकी प्राइस मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व में जब आपका प्राइस कम या ज़्यादा होता है, अगर कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। वहीं बात करें हम, अगर इन द केस ऑफ, मान लीजिए जब आपका डिमांड बढ़ती है इन द केस ऑफ शिफ्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन द डिमांड कर्व। तो यहाँ एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड कर्व और इंक्रीज इन द डिमांड कर्व में डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें डिमांड बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि आपका प्राइस चेंज हो रहा है। इसमें डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपका अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस के अलावा बाकी चीज़ें, मान लीजिए टेस्ट, फैशन, वो सब चीज़ें, उसकी वजह से जो आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ सकती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ड्यू टू द रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी, व्हेन प्राइस विल फॉल देयर विल बी द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, बट इंक्रीज ऑफ डिमांड विल बी द इन केस ऑफ अदर देन द प्राइस, मतलब प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ेगी उसे हम डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, ठीक है। ओके, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो ऐसे ही आपका उल्टा वो भी है, डिक्रीज इन डिमांड, ओके, डिक्रीज इन डिमांड एंड द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा, प्राइस की जब बढ़ने की वजह से बेसिकली जो डिमांड कम हुई होगी उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, जो अदर देन प्राइस की वजह से होगी उसे बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो ये चैप्टर पूरा आपका हो गया है, आई हैव मेड इन द वन शॉट। Okay, so please study this summary also, which is very very important. Here also the questions are coming sometimes for 2 marks. So please like this video and I hope you enjoyed this video. Thank you so much. God bless you.